आज से लाखों साल पहले का भारत, जहां अनजाने जानवरों की दहाड़ गूंजती थी। यहाँ न कोई भाषा थी, न कोई गांव, न कोई शहर, रहने का कोई पक्का ठिकाना नहीं था और हर पल हर कोने में मौत का अनजाना खतरा मंडराता रहता था। ये धरती विशाल और खूंखार जंगली जानवरों की थी, अप्रत्याशित मौसम और अनजान खतरों की थी। इसी धरती पर, इसी भारत की मिट्टी पर हमारे पहले पूर्वजों ने अपनी आंखों से सूरज की पहली किरण देखी थी। तो आखिर वे कौन थे, वे कैसे दिखते थे, उनकी आंखों में दुनिया कैसी नजर आती थी, और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने उन जानलेवा हालात का सामना कैसे किया, जहां हर एक दिन जिंदा बच जाना ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत थी, जहां हर सुबह एक नई जंग लेकर आती थी और हर रात एक नया डर। ये कहानी सिर्फ पुराने बेजान पत्थरों और हजारों साल पुरानी हड्डियों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस हिम्मत की, उस असाधारण जिजीविषा की और उस जबरदस्त इच्छा शक्ति की, जिसने उन्हें न सिर्फ जीवित रखा बल्कि एक ऐसे भविष्य की नींव रखने में मदद की जिसे आज हम अपनी दुनिया कहते हैं। ये मानव इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। तो फिर उन्होंने ये सब किया कैसे? कैसे एक आदि मानव ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के एक महाविनाश से बचकर हमारे इतिहास की पहले इबारत लिखी? चलिए आज मेरे साथ भारत के उस लाखों साल पुराने अनकहे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें समय में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा, उस दुनिया में जब भारत भारत नहीं था बल्कि एक अनजान और रहस्यमयी धरती थी। ये कहानी हमारी अपनी शुरुआत की है। ऐसी अनकही यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीडियो आपको समय में पीछे ले जाएगा, उस जगह जहां से इंसान बना। हमारी ये अद्भुत कहानी शुरू होती है आज से करीब 15 लाख साल पहले। उस दौर में अफ्रीका की धरती पर हमारे शुरुआती पूर्वजों यानी होमो इरेक्टस का विकास हो रहा था। ये वो प्रजाति थी जो हमसे पहले आई, लेकिन जिनके अंदर आधुनिक इंसानों वाली एक बेचैनी थी, एक जिज्ञासा थी जो उन्हें एक जगह टिकने नहीं देती थी। वे सिर्फ भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करते थे, वे अपनी दुनिया को समझने के लिए खोज करते थे। वे खोज करता थे। यही जिज्ञासा, यही बेचैनी उन्हें अफ्रीका की सीमाओं से बाहर की दुनिया देखने के लिए उकसा रही थी। ये कोई एक दिन या एक साल का सफर नहीं था, ये हजारों साल तक चले एक बहुत लंबे और मुश्किल सफर की दास्तां थी। उनकी कई पीढ़ियों ने छोटे छोटे झुंडों में अनजान रास्तों पर चलते हुए, मध्य पूर्व के रास्ते होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर अपना पहला कदम रखा। जरा उस एक पल की कल्पना कीजिए। हजारों साल की यात्रा के बाद एक झुंड उस धरती पर पहुंचता है जिसे आज हम भारत कहते हैं। उनकी आंखों के सामने क्या था? एक तरफ आकाश को छूती हुई विशाल हिमालय की बर्फीली चोटियां और दूसरी तरफ हिंद महासागर की अंतहीन गरजती हुई लहरें, और इन दोनों के बीच में नदियों का जाल, घने जंगल, विशाल घास के मैदान और तरह तरह के जीवन से भरपूर एक जमीन। ये भारत था, एक ऐसा स्वर्ग जहां जीवन की हर जरूरत मौजूद थी, लेकिन हर जरूरत के साथ एक नया खतरा भी जुड़ा हुआ था। यहाँ की जमीन पर पहले से ही विशालकाय जानवरों का राज था। लंबे छुरी जैसे नुकीले दांतों वाले बाघ, आज के हाथियों से भी कहीं ज्यादा भीमकाय हाथी और गुस्सैल दरियाई घोड़े। ऐसे माहौल में इन शुरुआती इंसानों के लिए यहाँ टिके रहना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके पास न तो जानवरों जैसे तेज पंजे थे, न ही कोई मोटी खाल जो उन्हें बचा सके। उनके पास सिर्फ दो चीजें थीं जो किसी भी जानवर से ज्यादा ताकतवर थीं, उनका तेजी से विकसित होता दिमाग और आपस में साथ मिलकर काम करने की काबिलियत। और हम ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि पुरातत्वविदों को भारत की कई जगहों से उनके होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। तमिलनाडु के अत्तिराम पक्कम जैसी जगहों पर 15 लाख साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। ये औजार इस बात का सीधा प्रमाण है कि हमारे पूर्वज यहाँ न सिर्फ पहुंचे बल्कि लंबे समय तक रहे और फले फूले। इसी तरह मध्य भारत की नर्मदा घाटी में भी उनके होने के निशान मिलते हैं। 1982 में नर्मदा घाटी के हथनोरा गांव में भूविज्ञानी डॉक्टर अरुण सोनकिया को एक इंसानी खोपड़ी का जीवाश्म मिला। ये खोपड़ी, जिसे नर्मदा मानव के नाम से जाना जाता है, लगभग 5 से 6 लाख साल पुरानी है और ये भारत में मिले सबसे पुराने मानव अवशेषों में से एक है। ये खोज एक ऐतिहासिक पल था जिसने भारत को मानव विकास के नक्शे पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। ये खोजें हमें बताती हैं कि भारत हमेशा से इंसानी विकास की कहानी का एक अहम और अनदेखा हिस्सा रहा है। ये समय, जिसे हम पुरा पाषाण काल या पुराना पाषाण युग कहते हैं, मानव इतिहास का सबसे लंबा अध्याय था। ये वो समय था जब हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ, प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना सीखा और अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ने के रास्ते खोजे। और उनका सबसे बड़ा और पहला आविष्कार था पत्थर। पुरा पाषाण काल के भारत में जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष थी। हर दिन एक नई जंग की तरह था, भूख के खिलाफ, बदलते मौसम के खिलाफ और उन खूंखार शिकारियों के खिलाफ जो हर झाड़ी के पीछे, हर पेड़ की ओट में छिपे हो सकते थे। इस मुश्किल जंग में आदि मानव का इकलौता और सबसे भरोसेमंद हथियार था पत्थर। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण पत्थर नहीं था, ये उनके जिंदा रहने की गारंटी था, उनकी हिम्मत का प्रतीक था। उन्होंने हजारों सालों के अनुभव से यह सीखा कि कैसे एक सही पत्थर को दूसरे से टकराकर उसके नुकीले और धारदार किनारे बनाए जा सकते हैं। इस तकनीक से उन्होंने जो पहला बहुउपयोगी औजार बनाया, उसे हम हस्त कुठार या हैंड एक्स कहते हैं। ये उस जमाने का स्विस आर्मी नाइफ था। ये एक ही औजार कई काम करता था। इससे वे जानवरों का शिकार करने के बाद उनकी मोटी खाल उतार सकते थे
मांस के टुकड़े कर सकते थे और हड्डियों को तोड़कर उसके अंदर का सबसे पौष्टिक हिस्सा यानी बोन मैरो निकाल सकते थे, जो ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत था। राजस्थान के डीडवाना जैसे इलाकों में पुरातत्वविदों को 8 लाख साल पुराने हस्तकुठार मिले हैं, जो बताते हैं कि होमो इरेक्टस इस तकनीक में कितने माहिर हो चुके थे। इन औजारों को बनाने का एक खास तरीका था, एक खास डिजाइन था, जिसे पुरातत्वविद एचुलियन तकनीक कहते हैं। ये नाम भले ही फ्रांस की एक जगह सेंट एचुअल से आया हो, लेकिन यह तकनीक अफ्रीका से लेकर यूरोप और भारत तक फैली हुई थी। इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वज सिर्फ पत्थर तोड़कर औजार नहीं बना रहे थे, वे एक ज्ञान, एक तकनीक को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक समूह से दूसरे समूह तक पहुंचा भी रहे थे। ये दुनिया की पहली तकनीक और संस्कृति का प्रसार था। उनका जीवन पूरी तरह से खानाबदोश था। वे किसी एक जगह पर घर बनाकर नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें भोजन और पानी की तलाश में लगातार भटकते रहना पड़ता था। प्राकृतिक गुफाएं और चट्टानों के नीचे बनी बड़ी बड़ी जगहें उनके अस्थायी ठिकाने हुआ करते थे। ये गुफाएं उन्हें मूसलाधार बारिश, ठंडी बर्फीली हवाओं और रात के अंधेरे में शिकार करने वाले जंगली जानवरों से महफूज रखती थी। वे छोटे छोटे झुंडों में रहते थे, शायद 20 से 30 लोगों के एक बड़े परिवार की तरह। अकेले इंसान का जीवित रहना लगभग नामुमकिन था, इसलिए समूह में रहना ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी थी। पुरुष शायद शिकार पर जाते थे, जहां ताकत और समन्वय की जरूरत होती थी, जबकि महिलाएं और बच्चे आसपास के सुरक्षित इलाकों से खाने लायक फल, पत्ते, कंदमूल और कीड़े मकोड़े इकट्ठा करते थे। ये टीम वर्क ही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा और एकमात्र राज था। लेकिन उनकी ये दुनिया, ये संघर्ष भरा जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। एक ऐसी आपदा जो इन शुरुआती इंसानों के वजूद को ही मिटा सकती थी और भारत में इंसानी कहानी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती थी। आज से लगभग 74,000 साल पहले जो दुनिया हमारे पूर्वज जानते थे, वो हमेशा के लिए और भयानक रूप से बदलने वाली थी। हमसे हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर टोबा नाम का एक महाज्वालामुखी यानी सुपर वोल्केनो फट पड़ा। ये कोई मामूली ज्वालामुखी विस्फोट नहीं था, जैसा हम आज टीवी पर देखते हैं। ये पिछले 20 लाख सालों में धरती पर हुआ सबसे विनाशकारी, सबसे प्रलयंकारी विस्फोट माना जाता है। ये विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसने आसमान में अरबों टन राख, पत्थर और जहरीली गैसों का एक विशाल बादल उगल दिया। सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों ने वायुमंडल में एक चादर बना ली, जिसने सूरज की रोशनी को धरती तक आने से पूरी तरह रोक दिया। नतीजा, पूरी दुनिया पर दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। इसका असर किसी एक देश या महाद्वीप पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर हुआ। पृथ्वी अचानक एक ज्वालामुखीय सर्दियों यानी वॉल्केनिक विंटर के लंबे दौर में चली गई। वैश्विक तापमान अचानक कई डिग्री तक गिर गया, जिससे एक छोटे हिमयुग जैसे जानलेवा हालात पैदा हो गए। सूरज की रोशनी के बिना पेड़ पौधे और जंगल मरने लगे, और जब पौधे मरे तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी जानवर भी मरने लगे, और फिर उन पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी जानवर भी। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस महाविनाश ने उस समय की इंसानी आबादी को विलुप्त होने की कगार पर ला खड़ा किया था। भारत, जो टोबा ज्वालामुखी के भौगोलिक रूप से काफी करीब था, इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों में से एक था। ज्वालामुखी की राख के घने और जहरीले बादल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैल गए। कल्पना कीजिए, आसमान से पानी नहीं बल्कि कई कई दिनों तक राख की बारिश हो रही है। आज भी भारत के कई हिस्सों में जमीन की परतों के नीचे टोबा ऐश यानी टोबा की राख की एक मोटी परत मिलती है, जो इस भयानक तबाही का एक खामोश भूवैज्ञानिक सबूत है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय आदिमानव इस महाविनाश में खत्म हो गए? क्या भारत में इंसानों की कहानी यहीं पर उस राख की परत के नीचे दबकर खत्म हो गई? कई सालों तक बहुत से वैज्ञानिक यही मानते रहे। उन्हें लगा कि इस प्रलय से बचना नामुमकिन था, लेकिन हाल की कुछ शानदार खोजों ने इस पूरी कहानी को एक नया और बेहद रोमांचक मोड़ दे दिया है। एक ऐसा मोड़ जो हमारे पूर्वजों की हिम्मत की एक नई कहानी कहता है। इस सवाल का जवाब कि तोबा के बाद क्या हुआ, हमें भारत के दिल में यानी मध्य प्रदेश की सोन नदी घाटी में छिपे एक पुरातात्विक स्थल ढाबा से मिला। यहाँ पुरातत्वविदों को जो मिला उसने सचमुच पूरी कहानी ही पलट दी। उन्हें उस जगह पर तोबा ज्वालामुखी की राख की एक मोटी स्पष्ट परत मिली, लेकिन जो हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि उन्हें उस राख की परत के ठीक नीचे और ठीक ऊपर दोनों स्तरों पर पत्थर के औजार मिले। ये एक अविश्वसनीय और ऐतिहासिक खोज थी। इसका सीधा और सरल मतलब ये था कि इंसान न केवल ज्वालामुखी विस्फोट से पहले भारत में मौजूद थे, बल्कि वे उस महाविनाश के दौरान और उसके फौरन बाद भी वहीं डटे रहे। वे खत्म नहीं हुए थे, उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने प्रकृति के सबसे बड़े हमले का सामना किया था और वे बच गए थे। ढाबा में मिले औजार मध्यपुरा पाषाण काल की तकनीक को दिखाते हैं, जो पुराने भारी भरकम हस्तकुठारों से ज्यादा छोटे, हल्के और उन्नत थे। ये इस बात को साबित करते हैं कि उस भयानक तबाही के बावजूद यहाँ की आबादी ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि अपनी तकनीकी तरक्की को भी जारी रखा। उन्होंने उस मुश्किल, अंधेरे और ठंडे दौर का सामना किया और उससे विजेता बनकर निकले। ये हमारे पूर्वजों की जबरदस्त इच्छा शक्ति और किसी भी माहौल में खुद को ढालने की अद्भुत क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक पल के लिए उस दुनिया के बारे में सोचिए। आसमान में सूरज नहीं है, सिर्फ राख की बारिश हो रही है। ठंड इतनी है कि शरीर जम जाए।
खाने के लिए न तो पौधे आसानी से मिल रहे हैं, न ही जानवर। ऐसे निराशाजनक हालात में भी उन्होंने जीने के नए तरीके खोज निकाले होंगे। शायद उन्होंने छोटे जानवरों का शिकार करना सीखा होगा या जमीन के नीचे दबे कंद मूल पर गुजारा किया होगा। वजह जो भी रही हो, वे बच गए। ढाबा की खोज ये बताती है कि भारत में इंसानी विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी, जो किसी एक आपदा से रुकी नहीं। यहाँ के आदि मानव बाहरी दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बल्कि वे धरती की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करने और उससे उबरने में पूरी तरह सक्षम थे। वे सिर्फ बचने वाले नहीं थे, वे राख से उठने वाले योद्धा थे। और इसी संघर्ष और जीत के बीच उनके अंदर एक और मूक क्रांति जन्म ले रही थी। ये क्रांति पत्थर या आग की नहीं थी, ये थी विचारों की, कल्पना की, कला की और भावनाओं की। इस क्रांति का सबसे खूबसूरत और बोलता हुआ सबूत हमें भारत के दिल में बसी एक और जादुई जगह पर मिलता है, भीमबेटका। मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ियों में घने जंगलों के बीच बलुआ पत्थर की चट्टानों का एक विशाल समूह है, जिसे हम भीमबेटका के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ चट्टानों का एक बेतरतीब ढेर नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे शानदार आर्ट गैलरी में से एक है। यहाँ 750 से ज्यादा शैलाश्रय यानी रॉक शेल्टर्स हैं, जिनमें से 500 से ज्यादा गुफाओं की दीवारों पर हमारे प्राग ऐतिहासिक पूर्वजों ने अपनी कहानियां, अपने जीवन के पल पेंट किए हैं। ये जगह इतनी अनमोल है कि यूनेस्को ने भी इसे विश्व विरासत यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। भीमबेटका के कुछ सबसे पुराने चित्र 30,000 साल से भी ज्यादा पुराने माने जाते हैं। ये तस्वीरें हमें उनके जीवन, उनके समाज और उनकी दुनिया को देखने का एक ऐसा सीधा मौका देती हैं जो हमें कोई और चीज नहीं दे सकती। ये चट्टानें एक टाइम मशीन की तरह हैं, जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती हैं। इन अद्भुत चित्रों को बनाने के लिए उन्होंने प्रकृति में मौजूद रंगों का ही इस्तेमाल किया। लाल और सफेद रंग सबसे आम हैं, जो शायद उन्हें गेरू और चूना पत्थर से मिलते थे। उन्होंने इन पत्थरों को पीसकर उसमें पानी या शायद जानवरों की चर्बी मिलाकर रंग तैयार किए होंगे। और उनकी कलाकारी देखिए, हजारों साल की बारिश और धूप के बाद भी ये रंग आज भी जिंदा लगते हैं, मानो कल ही बनाए गए हों। तो इन चित्रों में है क्या? इनमें उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी दुनिया कैद है। आप विशाल जंगली भैंसों यानी बाइसन, बाघों, गैंडों और हिरणों के शिकार के रोमांचक दृश्य देख सकते हैं। एक बहुत मशहूर चित्र में एक विशालकाय सुअर भाले लिए हुए शिकारियों के एक समूह का पीछा कर रहा है, जो उस समय के खतरों को और शिकार की जद्दोजहद को साफ साफ दिखाता है। लेकिन यह सिर्फ शिकार और खून खराबे के बारे में नहीं है। ये चित्र उनके सामाजिक और पारिवारिक जीवन की भी गहरी झलक देते हैं। आप लोगों को समूहों में नाचते हुए देख सकते हैं, शायद किसी फसल के पकने या सफल शिकार के बाद का उत्सव मनाते हुए। एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले इंसानी आकृतियां उनके मजबूत सामुदायिक बंधन को दिखाती हैं। यहाँ बच्चों के खेलने, महिलाओं के भोजन इकट्ठा करने और शायद परिवार के एक साथ बैठने के भी मार्मिक चित्र हैं। कुछ चित्र और भी रहस्यमयी और गहरे हैं। जानवरों की खाल और सींग पहने हुए कुछ अजीबोगरीब इंसानी आकृतियां, जिन्हें अक्सर शमन या धर्मगुरु माना जाता है, किसी गहरे रहस्यमयी अनुष्ठान का हिस्सा लगती हैं। क्या वे शिकार में कामयाबी के लिए प्रार्थना कर रहे थे या किसी बीमार को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे? हम यकीनन नहीं कह सकते, लेकिन यह साफ है कि उनकी एक गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दुनिया थी, जहां सिर्फ पेट भरने के अलावा भी बहुत कुछ था। भीमबेटका की ये बोलती हुई दीवारें हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वज अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, वे सोच रहे थे, वे महसूस कर रहे थे और वे संवाद कर रहे थे। कला उनके डर, उनकी उम्मीदों, उनके विश्वास और उनके सपनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बयां करने का एक जरिया थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका दिमाग आधुनिक हो चुका था। वे अब सिर्फ एक होशियार जानवर नहीं थे, वे भावुक, कल्पनाशील और जागरूक इंसान बन चुके थे। अविश्वसनीय है ना, कि कैसे हजारों लाखों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक या औजारों के हमारे पूर्वजों ने ऐसी कला रची जो आज भी हमें हैरान कर देती है और सीधे उनके दिल से जोड़ती है। अगर आपको समय में पीछे का यह सफर अब तक पसंद आया है तो एक पल निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही इतिहास के अनकहे और अनसुने रहस्यों को आपके लिए खोज कर लाते रहेंगे। अब चलिए अपनी कहानी में उस अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं जिसने इंसान को और भी आधुनिक बना दिया। जैसे जैसे समय बीता और अंतिम हिमयुग का बर्फीला असर कम होने लगा, भारत का पर्यावरण एक बार फिर से बदला। तापमान गर्म होने लगा। घने जंगलों और बड़े बड़े विशाल जानवरों की जगह धीरे धीरे खुले घास के मैदानों और छोटे, ज्यादा फुर्तीले जानवरों ने ले ली। इस बदलते हुए माहौल ने हमारे पूर्वजों के सामने एक नई तरह की चुनौती रखी। उनके पुराने भारी भरकम पत्थर के औजार अब उतने कारगर नहीं थे। हिरण, खरगोश और जंगली बकरियों जैसे छोटे और तेज जानवरों का शिकार करने के लिए उन्हें कुछ नया, कुछ ज्यादा सटीक और बेहतर चाहिए था। और यहीं से भारत में शुरुआत हुई मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज की। इस युग की सबसे बड़ी पहचान है एक नई और क्रांतिकारी पत्थर की तकनीक, जिसे पुरातत्वविद माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये औजार आकार में बहुत ज्यादा छोटे होते थे, कुछ तो हमारे नाखून के बराबर। लेकिन इनके आकार पर मत जाइए। ये छोटे छोटे ब्लेड और नुकीले पॉइंट्स पुराने भारी भरकम औजारों से कहीं ज्यादा उन्नत और घातक थे। हमारे पूर्वजों ने इन्हें बनाने का एक शानदार और कुशल तरीका निकाला था। वे एक बड़े अच्छे किस्म के पत्थर पर दबाव डालकर या हल्की चोट करके छोटे छोटे तेज धार वाले ब्लेड निकालते थे। फिर इन छोटे छोटे कारगर टुकड़ों को लकड़ी या हड्डी के हैंडल में प्राकृतिक गोंद या राल से चिपकाकर
तीर की नोक, भाले की नोक और छीलने काटने के लिए चाकू जैसे मिश्रित हथियार बनाए जाते थे। ये एक क्रांतिकारी तकनीकी बदलाव था। खासकर तीर कमान के आविष्कार ने तो शिकार का पूरा तरीका ही बदल दिया। अब वे झाड़ियों में छिपकर दूर से और ज्यादा सुरक्षित होकर शिकार कर सकते थे। इसने उन्हें ऐसे जानवरों का शिकार करने में भी सक्षम बनाया जिन तक पहुंचना पहले नामुमकिन था, जैसे कि पक्षी। इससे उनके भोजन के स्रोत कई गुना बढ़ गए। ये तकनीक इतनी ज्यादा कामयाब थी कि इसके सबूत पूरे भारत में गुजरात के मैदानों से लेकर पश्चिम बंगाल के डेल्टा तक मिलते हैं। इस तकनीकी तरक्की ने उनके जीवन के हर पहलू को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। बेहतर औजारों का मतलब था बेहतर और नियमित भोजन, और बेहतर भोजन का मतलब था बेहतर सेहत और धीरे धीरे बढ़ती हुई आबादी। अब वे किसी एक ही इलाके में पहले से कहीं ज्यादा लंबे समय तक रह सकते थे, क्योंकि उनके पास भोजन जुटाने के बेहतर साधन थे। मध्य पाषाण काल एक पुल की तरह था, जिसने पुरा पाषाण काल के घुमंतू शिकारियों को भविष्य के किसानों और गांव बसाने वालों से जोड़ा। लेकिन इंसानी कहानी की सबसे बड़ी क्रांति अभी आनी बाकी थी। लगभग 10,000 साल पहले इंसानी इतिहास में वो सबसे बड़ा और निर्णायक बदलाव आया जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक क्रांति थी, नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इसी क्रांति ने इंसान को शिकारी संग्राहक से निर्माता बनाया और उसे धरती का सबसे कामयाब प्राणी बना दिया। लाखों सालों तक प्रकृति की दया पर जीने के बाद इंसान ने पहली बार प्रकृति को अपनी जरूरतों के हिसाब से काबू करना सीखा। शायद किसी महिला ने जो फल फूल इकट्ठा करती थी, ये देखा होगा कि जमीन पर फेंके हुए बीजों से कुछ समय बाद वैसे ही नए पौधे उगाते हैं। या शायद भोजन की कमी ने उन्हें नए रास्ते खोजने पर मजबूर किया होगा। वजह जो भी रही हो, नतीजा ऐतिहासिक था, खेती का जन्म। भारत में इस महान क्रांति के सबसे शुरुआती और स्पष्ट सबूतों में से एक आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ नाम की जगह से मिलता है। लगभग 7,000 ईसा पूर्व में, यानी 8 से 9,000 साल पहले, यहाँ रहने वाले लोगों ने जौ और गेहूं की खेती करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने जंगली जानवरों को काबू करके उन्हें पालतू बनाना भी सीख लिया, खासकर भेड़, बकरी और मवेशियों को। ये एक असली गेम चेंजर था। खेती और पशुपालन का मतलब था कि अब भोजन की तलाश में दिन रात दर दर भटकने की जरूरत नहीं थी। भोजन अब उनके पास था, उनके नियंत्रण में था। इसी एक बदलाव ने इंसानी जीवन के सबसे बड़े सामाजिक परिवर्तन को जन्म दिया, स्थायी बस्तियां। घुमंतू जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा था और गांव बस रहे थे। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने शुरुआती घरों के सबूत मिले हैं, जो दुनिया के सबसे पुराने गांवों में से एक है। इस स्थिरता ने नए और अद्भुत आविष्कारों के लिए दरवाजे खोल दिए। अब लोगों के पास शिकार के अलावा दूसरे कामों के लिए भी समय था। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा ताकि वे उगाए हुए अनाज को जमा कर सकें और उसे पका कर खा सकें। उन्होंने शायद सामान ढोने के लिए पहिए का आविष्कार किया। उन्होंने पत्थर को सिर्फ तोड़कर नहीं, बल्कि उसे घिसकर और पॉलिश करके ज्यादा चिकनी और मजबूत कुल्हाड़ियां और औजार बनाए, जिनसे जंगल साफ करके खेत बनाना आसान हो गया। उत्तर भारत में कश्मीर की बुर्जहोम जैसी जगहों पर लोग जमीन में गड्ढे खोदकर घर बनाते थे, जो शायद उन्हें वहां की कड़ाके की ठंड से बचाने का एक अनोखा तरीका था। समाज अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल और संगठित हो गया था। काम का बंटवारा हुआ, कुछ लोग किसान बने, कुछ कारीगर, तो कुछ शायद नेता या पुजारी बने होंगे जो समाज को चलाते थे। यही वो मजबूत नींव थी जिस पर कुछ हजार साल बाद सिंधु घाटी जैसी भव्य शहरी सभ्यता का शानदार निर्माण हुआ। तो चलिए इस लंबे सफर पर एक नजर डालते हैं। लाखों साल का एक अविश्वसनीय सफर, जो आग और पत्थर के डर से शुरू हुआ और खेतों, खलिहानों और बसे हुए गांवों पर आकर ठहरा। हमने देखा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने पहली बार इस अनजान धरती पर अपना पहला कदम रखा। हमने उनके हर दिन के अस्तित्व के संघर्ष को महसूस करने की कोशिश की। हम उस महाविनाश के गवाह बने जब टोबा ज्वालामुखी ने दुनिया को अंधेरे और ठंड में डुबो दिया। और फिर हमने उन अदम्य योद्धाओं को देखा जो उस राख से उठकर फिर से खड़े हुए। हमने भीमबेटका की गुफाओं में झांककर उनकी कला, उनकी कल्पनाओं और उनकी भावनाओं को समझा। और आखिर में हमने उस महान क्रांति को देखा जिसने इंसान को शिकारी से किसान और धरती का मालिक बना दिया। ये कहानी सिर्फ अतीत की धूल में दबी कोई पुरानी दास्तां नहीं है, ये हमारे बारे में है। ये आपकी और मेरी कहानी है। उन आदि मानवों का संघर्ष, उनकी जिज्ञासा, उनकी रचनात्मकता और एक दूसरे का साथ देने की उनकी प्रवृत्ति, ये सब आज भी हमारे डीएनए में, हमारे स्वभाव में मौजूद है। जब हम किसी मुश्किल समस्या का कोई नया और अनोखा हल खोजते हैं, तो हम उसी पूर्वज की तरह सोच रहे होते हैं जिसने पहली बार पत्थर को तोड़कर एक धारदार औजार बनाया था। जब हम संगीत, चित्रकला या कहानी के जरिए अपनी गहरी भावनाएं दुनिया को दिखाते हैं, तो हम भीमबेटका के उन महान कलाकारों की हजारों साल पुरानी विरासत को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं। वे हमसे अलग नहीं थे, वे हम ही थे, बस एक अलग, ज्यादा मुश्किल समय में। उनकी कहानी भारत की कहानी की पहली कड़ी है, और भारत की कहानी मानवता की सबसे महान कहानियों में से एक है। एक कहानी जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं और हमने क्या क्या पार किया है। अगली बार जब आप किसी शांत जगह पर खुले आसमान के नीचे खड़े हों या किसी नदी के किनारे चुपचाप बैठें, तो एक पल के लिए यह जरूर सोचिएगा, हो सकता है आप ठीक उसी जगह पर खड़े हों जहां लाखों या हजारों साल पहले आपके किसी पूर्वज ने खड़े होकर अपनी आंखों में ढेरों उम्मीदें लिए एक बेहतर भविष्य की ओर देखा था।
इस अविश्वसनीय और ज्ञान भरे सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भारत के ये अनकहे और अनसुने रहस्य पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली बार इतिहास के किस रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे। और ऐसे ही रोमांचक ऐतिहासिक सफर पर हमारे साथ चलते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब